नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज़ यानी प्राचीन मिस्र की भाषा में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे संज्ञा के वाक्यांश। अब चूंकि मैंने आपको पहले या दूसरे एपिसोड में बताया था कि प्राचीन मिस्र की जो लिखावट है और जो उसका ग्रामर है, वो ग्रामर बिल्कुल हम जैसे आज अंग्रेजी और हिंदी के ग्रामर पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी समान होती थी, उनकी भी ग्रामर होती थी। इसलिए साथ साथ में हमें ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी और उसके जो है उदाहरण भी हम साथ में देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो संज्ञा वाक्यांश क्या है? यह एक वाक्यांश है जो संज्ञा के समान व्यवहार करता है और वाक्य में एक शब्द या कई शब्दों का समूह होता है जो संज्ञा की तरह कार्य करता है। तो इस प्राचीन लिपि में जितने भी संज्ञा के वाक्यांश आते हैं, वैसे तो हो सकता है बहुत प्रकार के हों, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन जो इनके लिपि में संज्ञा के वाक्यांश आते हैं वो 5 तरीके के या 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला है पजेशन है। पजेशन का अर्थ होता है अधिकार होता है। दूसरा है एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब समानाधिकरण है। कनेक्शन का मतलब संबंध है। अल्टरिटी का मतलब है के स्थान पर। ऑल्टरनेट जिसको कहते हैं के स्थान पर। और आखिरी में है वोकेटिव। वोकेटिव का अर्थ होता है संबोधक। किसी को जब हम संबोधन करके उसको उनका नाम लेते हैं या बुलाते हैं तो वो संबोधक कहलाता है। तो अभी आगे मैं इसके उदाहरण देता हूँ तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो चलते हैं पहले प्रकार की ओर, जिसको कहते हैं पोजेशन, अधिकार। अधिकार वास्तव में जेनेटिव होता है, संबंध कारक होता है। किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के साथ में एक संबंध इसमें दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं जेनेटिव कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये जेनेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट जेनेटिव, जिसमें बिना के चिन्ह के किसी चीज को या किसी वस्तु को किसी व्यक्ति विशेष के साथ दिखाएंगे तो उसको कहेंगे का या के शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन डायरेक्ट जेनेटिव में ऐसा नहीं होता है, वहां पर के या का शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट जेनेटिव में के या का शब्द का उपयोग किया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सभी लोग जानते होंगे, विशेषकर भारत में रहने वाले लोग, कि ये राष्ट्रपति भवन है। अब राष्ट्रपति भवन को अंग्रेजी में 2 तरीके से हम कह सकते हैं। एक तो प्रेसिडेंट्स हाउस, तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के आगे इन्वर्टेड कॉमा लगाकर एस लगा देंगे तो प्रेसिडेंट्स हाउस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट जेनेटिव हो गया। लेकिन अगर इसको कहा जाए हाउस ऑफ प्रेसिडेंट तो ये क्या होगा, क्योंकि इसमें ऑफ लग गया है तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट जेनेटिव कहेंगे। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट जेनेटिव के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दो चीज़ों को परिभाषित किया गया है। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं
कि ये वाला जो चिन्ह है डेपट है, जिसका हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, और उसके आगे एक नाव बनी हुई है। तो इसका मतलब है, इसका अर्थ हुआ डेपेट। और जो दूसरा चिन्ह है, इसका भी जिक्र हम पहली बार कर चुके हैं, तो इसको बोलते हैं खरड बोलते हैं। तो यहाँ पर दो संज्ञाएं दिख रही हैं। पहला क्या है? डेपट। डेपट का अर्थ है नाव, और दूसरा खरड है। खरड का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बच्चा। तो अगर इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो सीधे सीधे ट्रांसलेट किया जाएगा चाइल्ड्स बोट या बच्चे की नाव। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट जेनेटिव है, इसलिए हम हिंदी की तरह का या की का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सीधे सीधे अगर अंग्रेजी शब्दों में समझे तो क्या होगा? चाइल्ड्स बोट होगा। अब अगले चित्र में देखिए, तो अगले चित्र में फिर दो संज्ञाएं दी हुई हैं। जो पहला दिया हुआ है आपके सामने, ये मालूम है आपको, इसको कहेंगे पैर कहेंगे। पैर का अर्थ होता है हाउस या घर। और दूसरा, इसको मैं बता चुका हूँ, इसको बोलेंगे सेनेट बोलेंगे। और सेनेट का अर्थ होता है सिस्टर या बहन। तो सीधे सीधे सिस्टर्स हाउस, सिस्टर्स हाउस। अब अगले उदाहरण में दो शब्द आपको दिखाई देंगे। देखिए, पहला शब्द ये बनेगा और दूसरा शब्द ये बनेगा। इसका ध्यान रखिए। और सीखने का सबसे अच्छा जो तरीका है, एक डायरी बना लीजिए और साथ में आप एक पेन रखिए। आपको जो नए नए शब्द मिलते जाएं, उसको एक जगह पर इकट्ठे लिखते जाइए, क्योंकि किसी के लिए भी पूरी शब्दकोश याद करना संभव नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको अधिक से अधिक उदाहरण देकर मैं इसको जो है अच्छी तरह से आपको समझाऊँ। तो खैर, तो जो इसमें पहला आपको चिन्ह दिख रहा है, और अगर उसके सारे अक्षर मिलाए जाएं तो ये आपको मालूम है, ये चिन्ह बनेगा शा बनेगा, ये ए बनेगा, और ये जो है ये ई बनेगा, जिसको हम आई से लिखते हैं। तो ये बनेगा श ए ई, श ए ई, श ए ई। अब क्योंकि श ए ई का मतलब होता है सैंड या बालू, तो आप देख सकते हैं कि एक बालू के एक कण को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अब क्योंकि बालू का दाना या एक उसका जो कण होगा वो एक तो नहीं होगा, बहुत होगा, इसीलिए यहाँ पर उसको किस रूप में दिखाया है? बहु रूप में या बहुवचन रूप में दिखाया है। हालांकि इसको हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका पहले का अर्थ क्या हो गया? पहले का अर्थ हो गया बालू हो गया। अब दूसरे का अर्थ देखिए। तो दूसरे का अर्थ आप देखिएगा, केवल इसको लीजिएगा। अब ये जो इसका प्लूरल साइन है, अभी आप इस पर विचार न करिएगा। तो ये जो शब्द बना है, केवल इतना शब्द, इसको बोलते हैं, इसको लिखते हैं खा आ स, और क्योंकि आखिरी में टी है, खासट बोलते हैं। और खासट का अर्थ होता है विदेशी भूमि, फॉरिजन कंट्री। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि 3 स्ट्रोक लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं,
एक स्ट्रोक ये, एक ये, एक ये। इसका मतलब क्या है कि ये बहुवचन है। तो इसको खासट ना लिखकर इसको लिखेंगे खासबूत, खासबूत। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जिस वाक्य के या जिस चिन्ह के अंत में ये टी शब्द, टा शब्द आता है, वो कैसा बनता है? वो बनता है स्त्रीलिंग बनता है। इसीलिए टी के पहले या टा के पहले ऊ लगा देते हैं। तो खास बूत, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले शब्द का मतलब निकला था बालू, निकला था सैंड, निकला था, और दूसरे का क्या निकला था? फॉरिजन कंट्रीज, विदेशी भूमि। लेकिन विदेशी कई हैं यहाँ पर, एक विदेशी नहीं है, कई विदेशी हैं। तो इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं द सैंड ऑफ फॉरिजन कंट्रीज, विदेशी देशों की बालू, विदेशी देशों की बालू। अब अगले चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अब दो चिन्ह बने हुए हैं। पहला चिन्ह मैंने फेराओं के नाम में बताया था, उसके पहले भी बताया था। इस चिन्ह को बोलेंगे सा बोलेंगे या जा बोलेंगे। इसको हम सा लिख सकते हैं। और दूसरे में आप देख सकते हैं दूसरा शब्द ये बनेगा। अब दूसरे शब्द में देख सकते हैं कि एक बाज जैसा एक पक्षी है, और जिसको एक घेरे में बंद करके रखा हुआ है। तो वास्तव में ये जो पक्षी या जो बाज होता है, इसको लिखते हैं हैर से लिखते हैं, एच के नीचे बिंदी लगा के, तो वो है हो जाता है, और रा हैर लिखते हैं। लेकिन जो ये बंद संरचना है, इसको लिखते हैं हूत, लिखते हैं हूत। तो इसको हूत लिखते हैं। तो हूत हैर का मतलब होता है प्राचीन मिस्र में, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि यहाँ पर जो पूजा करने की जो पद्धति थी, वो बिल्कुल जैसे हिंदू पूजा करते हैं। तो हिंदू के में आपको मालूम है कि कई देवी देवता होते थे, वो होते हैं। और उसी तरह से प्राचीन मिस्र में जो पूजा की पद्धति थी, वो भी बहु देवी देवताओं के पूजा करने की पद्धति थी। तो इसी में एक उनकी जो देवी थी, जिनको अपनी भाषा में हूत हैर बोलते थे, लेकिन जो उसको सही ट्रांसलेशन किया है, उसको उनका नाम दिया गया है हैथोर, दिया HATHOR, हैथोर। तो हैथोर वास्तव में ये गाय के रूप में एक देवी थी, उन्हीं को हैथोर कहा जाता था। तो ये जो आपको नीले घेरे में दिखाई दे रहा है, ये हैथोर है। अब हैथोर के आगे क्या लगा हुआ है? सा लगा हुआ है। और सा तो मालूम ही है आपको कि किसको कहते हैं? सन या बेटे को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसका बेटा? हैथोर का बेटा। तो इसको लिख सकते हैं हैथोर्स सन, हैथोर का बेटा। अब अगले चिन्ह में आपको जो पहला अक्षर दिख रहा है, वो मैं बता चुका हूँ। टॉलमी, राजा टॉलमी के डिकोडिंग के समय इसको लिखते हैं W से लिखते हैं, और बोलते हैं ऊ बोलेंगे। ये क्या है? आ है, ये टा है। तो इसका मतलब है कि ये शब्द बना उवाट, ऊ
आट। उवाट का अर्थ होता है रास्ता, पाथ जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप जो ये ऊपर का चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह, यही चिन्ह है जो मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये वाला। इस चिन्ह को बोलते हैं उवाट बोलते हैं। अगर ये अकेले बना हो तो उसको उवाट बोलेंगे, लेकिन अब क्योंकि उसके साथ में उसका अक्षर क्या है, जल्दी से पढ़ने में नहीं आएगा, इसीलिए उसके आगे ये 3 शब्द W, A और T लगा दिया है। तो उवाट का मतलब होता है रास्ता, पाथ। अब क्योंकि यहाँ पर इसका बहुवचन लगा हुआ है, 3 स्ट्रोक लगे हुए हैं, देख सकते हैं, तो इसका मतलब रास्ता की बजाय क्या हो जाएगा, रास्ते हो जाएगा, रास्ते। तो व्हाट, तो इसको लिखेंगे अब क्योंकि व्हाट का मतलब है रास्ता, तो इसको बहुवचन के रूप में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, वू आ वूत, वुआ वूत। वुआ वूत का मतलब हो गया रास्ते। तो अब जो अगला शब्द, अगला चिन्ह है, वो पूरे एक शब्द को दिखाएगा। कौन सा, ये वाला, ये। तो इसका जो शब्द इसमें मिलते हैं वो केवल ध्यान रखिएगा, आ और टा मिलता है, आ और टा मिलता है। इसको बोलते हैं डू, DW, डू हो गया। आ, अब ये आ इसका मिल रहा है और ये टा टी मिल रहा है, डू वाट। अब क्योंकि टी लगा हुआ है इसलिए बीच में एक पॉइंट लगा देंगे। इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल दिखा रहा है, कोई जगह दिखा रहा है, कोई घर है या कोई जगह है। तो डुआट शब्द का अर्थ होता है, इसको अंग्रेजी में नाम दिया गया है अदरवर्ल्ड, दूसरा संसार, या अंडरवर्ल्ड, पाताल लोक। क्योंकि प्राचीन मिस्रवासी ये मानते थे कि मरने के बाद आत्मा क्या होती है, किसी और लोक में चली जाती है। तो इसीलिए इसको डुआट को कहा गया है दूसरी दुनिया। आप सीधे सीधे इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये दूसरी दुनिया है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए किसके, जेनेटिव, वो भी कौन से, डायरेक्ट जेनेटिव। अब आगे चलेंगे हम इनडायरेक्ट जेनेटिव की तरफ। तो अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट जेनेटिव के बारे में। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि जो डायरेक्ट जेनेटिव होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 संज्ञाएं होती हैं, बीच का संबंध नहीं दिखाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट जेनेटिव में संबंध दिखाते हैं, और किसके द्वारा, का या के द्वारा, या अंग्रेजी के अक्षर ऑफ। जैसे कि पिता का घर, तो उसको क्या कहेंगे, हाउस ऑफ फादर कहेंगे। तो इसमें क्या आ गया, ऑफ आ गया। तो जहाँ पर ऑफ आ गया तो वो क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट जेनेटिव आ गया। अब इस भाषा के हिसाब से के या का शब्द को प्रदर्शित करने के लिए इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर संज्ञा और जो उसका वस्तु है, तो संज्ञा क्या है, अगर एक वचन पुल्लिंग है, सिंगुलर मैस्कुलाइन है, तो 2 संज्ञाओं के बीच में नई, आप ये देख सकते हैं, एक ऊपर का चिन्ह ना है और नीचे 2 स्ट्रोक हैं, तो ये क्या बनेगा, नई बनेगा।
यहाँ पर जे लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ किताबों में ई को आई से लिखते हैं और कुछ को जे से लिखते हैं। इसमें आप जो है भ्रमित मत होइएगा। तो इसको नई बोलेंगे, नज नहीं बोलेंगे, नई बोलेंगे। और अगर एक वचन स्त्रीलिंग है तब क्या लिखेंगे, वहाँ पर नई के साथ में टी जोड़ देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 2 स्ट्रोक नहीं दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट में, आई को ब्रैकेट में या एक कोष्टक में रखा गया है। अब ऐसे ही अगर संज्ञा की 2 है और वो पुल्लिंग है, तब वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एक वचन के लिए नई लिख रहे थे तो यहाँ पर भी नई लिखेंगे। और क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक वचन, 2 वचन और बहुवचन वाले वीडियो में बताया था, उसके आगे क्या लगा देंगे, उसके आगे उई लगा देंगे, WI उई लगा देंगे। अब इसी तरह से अगर ये जो डुअल है मतलब द्विवचन है और संज्ञा क्या है, संज्ञा है स्त्रीलिंग है, तब वहाँ पर क्या लगा देंगे, नई। और आपको याद होगा 2 के लिए क्या लगाते थे, आखिरी में टई लगाते थे, टी और आई लगाते थे। तो इसको लिखेंगे नई टई लिखेंगे। फिर अगर अब प्यूरल है, बहुवचन है और क्या है वो पुल्लिंग है, मैस्कुलाइन है, तब वहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे न। क्योंकि आई यहाँ पर लिखा नहीं है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे, इसको ब्रैकेट में कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ प्रदर्शित नहीं है। तो इसको लिखेंगे नई ऊ, नई ऊ। और फिर अब अगर स्त्रीलिंग बहुवचन है तब क्या वहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे नई ऊत लिखेंगे, नई ऊत लिखेंगे। तो अब देखते हैं कुछ उदाहरण। तो पहले उदाहरण में जो आप पहला चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। ये चिन्ह सा या ज है। सा या ज का मतलब होता है मैन या आदमी। अब उसके बाद में क्या लगा हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक वचन, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी दिया हुआ है वो कैसा है, एक वचन है, एक वचन पुल्लिंग है, सिंगुलर मैस्कुलिन है, सिंगुलर मैस्कुलाइन है। तो इसके लिए क्या होगा, नई लगेगा। अब इसके बाद में अब ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह बहुत ही आवश्यक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो ये आप पहला चिन्ह देख रहे हैं, ये वाला जो चिन्ह है ये वास्तव में केम है, के और एम है, केम है। अब क्योंकि इसका आखिरी शब्द एम है और ये भी एम है, तो ये क्या हुआ, इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो पहला वाला जो शब्द है ये केम है और आखिरी में क्या है, टी है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा केमेट बनेगा, केमेट बनेगा। और जो इसके बाद का आप ये चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है कोई जिसको बोलते हैं टाउन बोलते हैं, या कोई शहर को प्रदर्शित करता है। तो वास्तव में ये जो केमेट है ये प्राचीन मिस्र, जिसको आज हम इजिप्ट या मिस्र के नाम से जानते हैं, ये प्राचीन मिस्र का नाम है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि प्राचीन मिस्र का नाम केमेट था। तो फिर इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, इस पहला शब्द बना सा, बना सा का मतलब आदमी या इंसान,
और ये क्या बना, अभी मैंने बताया था, ये इसको लिखेंगे नई, लिखेंगे। नई का मतलब है का या के, तो इसका मतलब है आदमी के। तो फिर आदमी कहाँ का, कैमेट का, या प्राचीन मिस्र का इंसान, प्राचीन मिस्र का इंसान, या सीधे सीधे कह सकते हैं इजिप्शियन। जैसे भारत में रहने वाले को भारतीय, तो इजिप्ट में रहने वाला इंसान या इजिप्ट के इंसान को हम क्या कहेंगे, इजिप्शियन कहेंगे। अब दूसरे शब्द एग्जाम्पल में देखिए, तो फिर वही है, नई पहले की तरह लगा हुआ है, जैसे कि आपने अभी पिछले वाले में देखा था। और ये शब्द फिर वही कैमेत बना, प्राचीन मिस्र का नाम कैमेत। और ये शब्द जो बनेगा ये रा बनेगा। तो मैंने आपको एकल वाक्यों के वर्णमाला में बताया था कि जो रा शब्द निकला है ये मुंह से निकला हुआ है। तो या तो इसका जो शब्द बनेगा या तो मुंह बनेगा, या मुंह से की जाने वाली क्रियाएं बनेंगी। तो इसका मतलब है कि मुंह से क्या निकलता है, शब्द निकलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, र का मतलब शब्द या वॉइस हो गया। और वॉइस, तो इसका मतलब है कि वॉइस ऑफ कैमेट, मिस्र की भाषा। एकदम सिंपल है। अब अगले चित्र में देखिए, तो इस पहले वाले का मैं बता चुका हूँ अभी, डायरेक्ट जेनेटिव में इसको क्या बोलते हैं, इसको श ए ई बोलते हैं, श ए ई बोलते हैं। और शई का मतलब बता चुका था मैं कि इसको बोलेंगे सैंड या बालू। उसके बाद आप देखिएगा जो दूसरा शब्द आया है, दूसरा शब्द यहाँ पर अब केवल एन दिया हुआ है। इस चीज़ को देखिएगा, इसका मतलब है कि दो संज्ञाओं के बीच में क्या आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो दो स्ट्रोक ई के लिए दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसका अर्थ हो गया नई हो गया, जैसे मैंने बताया था। अब देखिएगा इस शब्द को देखिएगा, ये जो शब्द है ये पूरा एक शब्द है, ये शब्द है। तो वास्तव में क्या है कि ये जो पूरा शब्द बना हुआ है, ये एक जो आपको सारस जैसी एक चिड़िया दिखाई पड़ रही है, ये इसी के शब्द हैं। अब इस शब्द क्या बनेगा अभी देखते हैं। तो ये शब्द बनेगा, पहला डी या डा बनेगा, ये शा बनेगा, ये र बनेगा, और ये टी या टा बनेगा। अर्थात इसका नाम, इस अर्थ हुआ कि इस चिन्ह के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा ड श रट, दशरथ बनेगा। और दशरथ का मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान को अंग्रेजी में वैसे भी डेजर्ट कहते हैं, तो यहाँ पर इसका अर्थ निकला दशरथ। तो इसका अर्थ ये है कि इस चिन्ह के लिए जो इसकी वाक्य बनेंगे वो वाक्य बनेंगे डैशर बनेगा। तो इस चिन्ह का अर्थ डैशर होगा, इस चिन्ह का अर्थ होगा डैशर, और साथ में इसके टा लगाया गया है, तो इसको बोलेंगे डैशर्ट, डैशरट, डैशर्ट। और डैशर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। तो इसका अर्थ क्या हुआ, रेगिस्तान की बालू, सैंड ऑफ डेजर्ट। अब अगले उदाहरण में, ये उदाहरण मैंने आपको इसके पहले डायरेक्ट जेनेटिव में दिया था। आपको अगर याद होगा तो एक चिन्ह ये बना था और एक चिन्ह ये बना हुआ था। तो
अब क्या है इसमें और पहले वाले में अंतर कि इसके बीच में क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, क्योंकि नाव आखिरी में क्या लगा हुआ है, टा लगा हुआ है, तो नाव कैसा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग, एक वचन है, तो इसमें क्या लगेगा, नई की जगह पर नईत लगेगा। अगर डाउट हो तो आप जो है, जो मैंने चार्ट दिया हुआ है उसको एक बार दोबारा पलटकर देख लीजिएगा। नईत, और इस पहले का अक्षर का मैं मतलब बता चुका था। ये क्या है, बोट है, बोट का अर्थ नाव है, और इसका अर्थ बना था चाइल्ड, बना था बच्चा। तो अब तो उसमें पहले वाले में क्या था, चाइल्ड्स बोट, और इसमें क्या हो जाएगा, बोट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के नाम हो जाएगा। बस यही अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। अब अगले चित्र में देखिएगा, जो पहला शब्द है ये एक एश जैसा शब्द है, इसको लिखते हैं मर, लिखते हैं MR लिखते हैं। अब क्योंकि आखिरी का रा इस रा से मिल रहा है तो इसको ट्रांसलेट करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट बना। उसके बाद देखिएगा, ये दो पत्तियां हैं, इसको वाई लिखते हैं और बोलते ई बोलते हैं, थोड़ा सा लंबा, और आखिरी में है ट। तो इसका जो उच्चारण बनेगा, मर ई, तो इसको आई से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मर ईट। और उसके बाद देखिएगा कि ये एक प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक है जमीन या लैंड का। तो मरईट का मतलब होता है किनारा, और किनारा किसका होता है, नदी का किनारा होता है। अच्छा, अब क्योंकि मरईट में आखिरी में टा आ गया तो ये कैसा हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, इसीलिए इसके साथ में क्या लिख दिया गया, नईट लिख दिया गया। न, क्योंकि आई दिखाया नहीं गया है तो इसको लिखेंगे नईट लिखेंगे। और अब देखिएगा, ये एक नया शब्द है, ये बनेगा आई बनेगा, ई, ये बनेगा ट, ये बनेगा र, और ये बनेगा ऊ, और इसको लिखेंगे डब्लू से। तो इसका मतलब हुआ इटरू, ITR लिखेंगे डब्लू, बोलेंगे ऊ, इटरू, इटरू। और इटरू का अर्थ होता है नदी, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इटरू का अर्थ होता है नदी। अब क्योंकि नदी है तो आप देख सकते हैं नदी में क्या होगा, पानी की लहरें होंगी, तो पानी की लहरों को यहाँ पर अलग से प्रदर्शित किया गया। वैसे इसका अर्थ पानी ही होता है, लेकिन यहाँ अभी प्रतीक के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। और जहाँ पर भी नदी या फिर नहर को दिखाते हैं, इस डिटर्मिनेंट को या प्रतीक चिन्ह को दिखा देते हैं। तो खैर, इसका मतलब क्या हुआ, मरईट का मतलब हुआ किनारा, नईत का मतलब हुआ का, इटरू का मतलब हुआ नदी, तो इसका मतलब है नदी का किनारा, बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा। अब अगले उदाहरण में मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्ट जेनेटिव, और वो भी अगर प्लूरल में हो और किस रूप में हो, बहुवचन के रूप में हो और पुल्लिंग रूप में हो, तब उसको कैसे लिखेंगे। तो इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि पहला जो वाक्य बनेगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो सबा बनेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये
पहला वाक्य बनेगा। तो पहले चलते हैं पहले वाक्य की तरफ। तो पहला वाक्य, पहला अक्षर एस या सा है, दूसरा अक्षर बी या बा है और अंत में आ है। तो ये बन गया सेबा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सबा का अर्थ होता है तारा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 स्ट्रोक दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि ये बहुवचन है। तो इसको लिखेंगे सबा ऊ, सबा ऊ। अब सवा ऊ के बाद में अब आप देखिएगा कि यहाँ पर एक अलग चिन्ह बना हुआ है, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह। तो जैसा कि मैंने आपको पहले दिए गए चार्ट में ही बताया था कि जब बहुवचन हो और पुल्लिंग हो इस प्रकार से, तो वहाँ क्या लगाते हैं, वहाँ पर न ई ऊ लगाते हैं, वहाँ पर न ई ऊ लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो चिन्ह बनेगा वो बनेगा न ई ऊ बनेगा, न ई NIW, न ई ऊ बनेगा। अब इसके बाद जो तीसरा चिन्ह है, ये तीसरा चिन्ह पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो पहला अक्षर इसका P बनेगा, दूसरा T बनेगा, तो ये बनेगा पेट बनेगा। तो पूरा जो अक्षर बनेगा, जो पूरा बनेगा, जो लाइन बनेगी वो बनेगी सबावू न ई ऊ पेट। इसका अर्थ है स्टार्स ऑफ द स्काई, या आसमान के तारे। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। अब इस उदाहरण में मैं आपको समझाऊंगा या दिखाऊंगा कि अब अगर बहुवचन हो और लेकिन साथ में क्या हो, पुल्लिंग ना हो के स्त्रीलिंग हो, तब क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर पहला अक्षर सा या एस या जेड बनेगा, दूसरा टी बनेगा, लेकिन साथ में क्या है, ये प्लूरल है, 3 स्ट्रोक है, तो इसका मतलब बहुवचन है। तो इसको लिखेंगे सवूत, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था। अब इसके बाद अब जो संबंध दिखा रहा है वो किस में दिखा रहा है, लिखा एन है, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा कि जो संबंध दिखाने की बात आती है किसके साथ में, स्त्रीलिंग के साथ में और बहुवचन हो, तो वहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे नई वूत लिखेंगे, चाहे उसका चिन्ह दिया हो या चिन्ह ना दिया हो। तो इस तरह से ये जो एन का चिन्ह बना, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे न ई वूत लिखेंगे, न ई वूत, NIWT, न ई वूत लिखेंगे। अब जो अगला चिन्ह दिख रहा है, तो अगला चिन्ह है, ये पूरा एक वाक्य बनाएगा। इस चिन्ह को, पहले वाले इस चिन्ह को कहते हैं शेख, कहते हैं शा और सा और खा शेख कहते हैं, और अंत में क्या लगा हुआ है, ट लगा हुआ, तो ये बन जाएगा शेखेट बन जाएगा। अब शेखेट के साथ में क्या है, अब ये इसको विश्लेषित कर रहा है किसके लिए, ऐसे चिन्ह पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ऐसा चिन्ह होगा तो वो क्या दिखाएगा, कोई जमीन या कोई भूमि या कोई लैंड को प्रदर्शित करता है। तो वास्तव में शेखेट का मतलब होता है मार्श लैंड, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में इसका अर्थ होता है दलदली भूमि।
तो इसका पूरा जो उच्चारण बनेगा वो बनेगा सबूत नईऊत शेखट, अर्थात वुमेन ऑफ मार्शलैंड या दलदली भूमि की महिलाएं। तो इसके साथ ही इस वीडियो का मैं यहाँ पर अंत करता हूँ। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, क्योंकि अभी जो संज्ञा वाक्यांश के बाकी भाग बचे रह गए हैं, तो उस वीडियो में मैं आपको उसके सारे अन्य भाग को बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर इस में बताने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।